या रहे गम की सजा, क्यों बेचैन है हर कोई, जिंदगी का लौट आए, इंसान भी इंसान हो जाए, जो जगे दबी रूह का आज़ू। चाहिए जनाब, चाहिए। थाम लीजिए हाथ, मौका भी है, दस्तूर भी है। आपको यहाँ देखकर ताज्जुब हुआ, बल्कि यूं कह लीजिए कि अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ताज्जुब का दूसरा नाम है जीनत, आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? आप आ गई, यही क्या तोहफे से कम है? वैसे आपके आने से हमारी दावत में 4 चांद लग गए। बस बस हुजूर, अब मुझे आसमान पर बिठाना बंद करें। वैसे आप गलत फरमा रहे हैं। मेरे आने से आपकी महफिल में 4 नहीं बल्कि 5 चांद लग गए। अच्छा, वो कैसे? लोग मुझे भी चांद कहते हैं। माशाल्लाह। वो गाना सुना है, चौदहवीं का चांद। बस बस हुजूर, अब मेरी तारीफ करना बंद करें, क्योंकि दिन तो आज आपका है। क्या जोरदार इंतजाम किया है आपने। वैसे क्या नोश फरमाएंगे आप? याद है मैंने आपसे कहा था कि हमारी अगली मुलाकात में आपको इतना वक्त तो देना ही होगा कि ठंडा या गर्म जो आपकी मर्जी हो पिला सके तो आपकी मर्जी, और वैसे भी फर्दे हिसाब भी आपको ही देना है। आइए। अरे तुम? क्या खूब इत्तेफाक है, तुम यहाँ इस क्लब में कैसे? मैं तो अक्सर यहाँ आया करता हूँ। अच्छा, मैंने पहले तो कभी तुम्हें नहीं देखा। कैसे देखती? आज से पहले तो तुम इंग्लैंड में रहा करती थी। जनाब सच फरमा रहे हैं? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मैं तो अभी कुछ ही दिन पहले इस क्लब का रुकन बना हूँ। अच्छा, तो जब आपको पता चला कि मैं इस क्लब की रुकन हूँ तो आपने भी रुकनियत ले ली? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम तो घबरा गए, मैं तो मजाक कर रही थी। चले? थोड़ी देर के लिए मैं सोच में पड़ गया था। आइए। क्या लोगे तुम? जो तुमको पसंद हो, मतलब जो तुम चाहो। मैं अपनी पसंद से फरमाइश तो कर दूंगी, पर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी पसंद सुनने के बाद तुम ये फरमाओ कि तुम्हारी भी वही पसंद थी। अब तुम खामखा टांग खींच रही हो। टांग नहीं खींच रही, बस यूं ही। अच्छा बताओ क्या लोगे? सच में जो तुमको पसंद हो वो मैं भी ले लूँ। नींबू पानी, क्योंकि मुझे तो वही पसंद है। नींबू पानी ठीक है, चलो नींबू पानी से। चाहो तो अब भी अपनी फरमाइश बदल सकते हो, सोच लो, क्योंकि आज का फर्दे हिसाब मैं देने वाली हूँ। फिर बाद में ये मत कहना कि सस्ते में टरका दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुम्हारी पसंद से इत्तेफाक करता हूँ। 2 नींबू पानी। चले, अब कुछ संजीदा बात हो जाए। मतलब कुछ दिमाग वाली बात। नहीं हुजूर, बल्कि आप कुछ हमारी सुने, कुछ अपनी सुनाए। वैसे उस दिन आपकी जियाफत लाजवाब थी। ज़हन नसीब कि आपको मेरी जियाफत अच्छी लगी। सच कह रही हूँ, लाजवाब इंतजामात थे और इतने सारे 12 सुख लोगों का मजमा था।
इससे पता चलता है कि तुम्हारा आला ओहदेदारों और साहिबे सरबत लोगों से अच्छा राब्ता है। और लेकिन मुझे तो तुम्हारी किसी और बात ने मुतासिर किया। कौन सी? 51 लाख। कुछ याद आया? तुम जमीन की नीलामी वाली बात कर रही हो? जी हुजूर, तुम्हारी आमद का क्या कहना, सुभान अल्लाह। एकदम फिल्मी अदाकार जैसे धमाकेदार आमद थी। मजाक कर रही हो? नहीं, सच में मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर तुम मेरा यकीन करो तो तुम्हारी उस अदा की मैं मुरीद हो गई थी। इसलिए तुमने मुझे अपने दफ्तर में नहीं पहचाना? फिर से टांग खींचना शुरू कर दिया? यार तुम्हारी लंबाई माशाल्लाह वैसे ही काफी है, और अगर मैंने जरा से भी खींच ली ना तो गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए तुम अभी से निकल भागोगे। तौबा तौबा, तुम भी बहुत कमाल की लड़की हो। हाँ जनाब, मैं कमाल की नहीं, रियाज की लड़की हूँ। तुम भी बहुत मजाकिया हो। हाँ? शुक्रिया। और सुनो, फरदेई साहब साहब देंगे। उस दिन जब तुमसे तुम्हारे दफ्तर में मुलाकात हुई थी तब तो तुम बड़ी संजीदा लड़की नजर आ रही थी, लेकिन आज तुम्हारे तेवर कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। जब मैं काम करती हूँ तो सिर्फ काम के मिजाज में होती हूँ, और जब लुत्फ उठाना होता है तो हंसमुख मिजाज की हो जाती हूँ। दरअसल मैं काम और मजाक को अलग-अलग रखती हूँ। चलो ग्लास टकराते हैं आज की हसीन शाम के लिए। आज की ही क्यों? क्योंकि मैं आज में जीना पसंद करती हूँ, कल पर भरोसा नहीं करती। जो है सो आज है, कल किसने देखा। तुम क्या सोचते हो इस बारे में? मैं कल, आज, कल तीनों में यकीन रखता हूँ। बहुत खूब, फिर तो हमारे रास्ते अभी से जुदा हो जाते हैं। मैं मजाक कर रही थी। अम्मी लीजिए, अम्मी अम्मी पानी पीजिए, पानी पीजिए अम्मी, अम्मी पानी पीजिए। ये मुआ बुखार मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। कितने दिन हो गए, ठीक होने का नाम ही नहीं लेता, और ऊपर से ये शदीद सर दर्द। ऐसे लगता जैसे सर में कोई लगातार हथौड़े चला रहा हो, और मेरी बीमारी की वजह से तुम दोनों ही परेशान हो। अम्मी इसमें परेशानी की क्या बात है? हमें तो बस आपकी सेहत की फिक्र रहती है। भला आपकी खिदमत करने में हमें परेशानी किस बात की? जीते रहो मेरे बच्चे, जीते रहो मेरे लाल। मैं तुम्हारी मुसीबत समझती हूँ। मेरी बीमारी की वजह से तुम्हारी और बन्नों की पढ़ाई का काफी हर्ज हो गया है। अम्मी ये लीजिए, डॉक्टर। ये मुंह दवाएं खा खा कर मैं तंग आ चुकी हूँ। मेरे मुंह का जायका ही चला गया है। अच्छा तू ये बता, डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे, मैं कब ठीक होंगी? डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप इन दवाइयों से ठीक नहीं हुई तो फिर हमें बड़े डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए अस्पताल जाना पड़ेगा। या अल्लाह, ये एक और नई मुसीबत। भाईजान आप जाइए और पढ़ने बैठ जाइए, मैं अम्मी की देखभाल कर लूंगी, ठीक है? और हाँ, मैं अम्मी के लिए खाने में खिचड़ी बना रही हूँ, अगर आप कहें तो मैं कुछ और बना दूँ आपके लिए। नहीं बन्नो, मेरे लिए भी खिचड़ी बना ले। और एक काम और करना, जल्दी से अपना काम निपटा कर तू भी पढ़ने बैठ जा, तेरे भी तो इम्तिहान सर पर हैं। जी भाईजान। देखिए भाई जी, अब तक तो हमने आपको हसमुख और जसू भाई के मुकदमे में हर पेशी में पेश होने से बचा रखा था, लेकिन इस पेशी में आपको पेश होना ही पड़ेगा। क्या ये जरूरी है? भाई इसके सिवा कोई और रास्ता है ही नहीं।
अगर इस पेशी पर आप पेश नहीं हुए तो आपका गैर जमानती हुक्म में गिरफ्तारी निकल जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि ये कितनी बुरी बात है। ठीक है प्यारेलाल जी, इस बार मैं पेश हो जाता हूं। लेकिन प्यारेलाल जी, इस मामला से जितना जल्दी हो सके मेरा पीछा छुड़ा दीजिए। भाई पीछा तो छूट सकता है, लेकिन खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा। खर्चे की फिक्र आप मत कीजिए, जितना भी पैसा लगेगा मैं दे दूंगा। तो भाई ठीक है, आपका काम हो गया समझो। बेगम, बेगम, हाँ? किस सोच में डूबी हो? कुछ भी तो नहीं। मैं पूछ रहा था क्या सोच रही हो? कब से देख रहा हूँ, न जाने किन ख्यालों में गुम हो। कुछ भी तो नहीं सोच रही। तुम क्या समझती हो? तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। कुछ भी तो नहीं छुपा रही आपसे। अच्छा, अपनी बीमारी के बारे में नहीं छुपाया तुमने? तुम क्या समझती हो कि तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो मुझे खबर नहीं पड़ेगी? आपको कैसे पता चला? अच्छा, और ये भी भूल गई कि तुम्हारा खाबिंद एक पुलिस वाला है, और पुलिस वालों की नजर और नाक बहुत तेज होती है, और उनसे कुछ छिपाना एक हिमाकत ही होगी। अब साफ साफ बताओ, क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा? तेरे की खोदा पहाड़ और निकली चुईया, ये भी कोई सोचने की बात है? अरे तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे ऊपर जाते ही मैं दूसरे ही दिन दूसरा निकाह कर लूंगा, तो आ जाएगी मेरी देखरेख करने वाली। अच्छा, इस उम्र में भी दूसरी बीवी लाने का ख्याल है आपके मन में? लो, तो इस बात का भी नारियल मेरे ही सर फोड़ दिया। अरे तुमने ही तो कहा था कि मेरी देखरेख के लिए कोई चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें वो रास्ता बता दिया ताकि तुम इत्मीनान से सो सको। सच कहूं तो दूसरी बीवी का नाम सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। एक करारा सा झटका लगा दिल में। अच्छा, ये सब फिजूल की बातें छोड़ो, मैं आराम की सख्त जरूरत है, और अगर आज ही हम सारी बातें कर लेंगे तो कल के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ? खाना बहुत लजीज था, मजा आ गया, और उस पर तुम्हारा साथ, खाने की लज्जत दुगनी हो गई। शुक्रिया। वैसे खाने के बाद क्या लेना पसंद करोगे? एक बेहतरीन लंच हो और उसके बाद गर्मा गर्म शानदार कहवा हो जाए तो खाने का मजा तो बढ़ता ही है, साथ साथ खाने के साथ आई खुमारी भी दूर हो जाती है। वैसे तुम क्या लेते हो लंच के बाद? वैसे मैं खाने के बाद तो कुछ लेता नहीं हूँ, हाँ, लेकिन आज तुम्हारे साथ मैं भी खावा पी लूँ। वैसे जीनत, मैंने जिस तजवीज़ पर मशवरा करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, उसे सुनने के बाद तुम्हें इतना तो यकीन हो जाएगा कि मैं एक अच्छा कारोबारी भी हूँ। ऐसा क्या? हम दोनों के इदारे एक ही धंधे में हैं, जिसकी वजह से हम दोनों का आपसी फायदा हमेशा टकरा जाता है। जब भी हम दोनों के इदारे किसी भी कारोबार के लिए आमने सामने आएंगे तो किसी एक का नुकसान होना तय है, और हमारी इस आपसी खींचातानी में फायदा किसी और का होगा। ऐसे में मेरी एक तजवीज़ है, क्यों ना हम आगे से सलाह मशवरा कर कर काम करें। जरा तफसील से बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस जायदाद पर हम दोनों इदारों की नज़र हो, उसकी नीलामी में जाने से पहले क्यों ना हम आपसी सलाह मशवरा कर लें, ताकि वो जायदाद को खरीदने की कीमत पहले से तय कर ली जाए, और हम इस हद तक बोली लगाएं कि एक दूसरे के आमने सामने होने से बच जाए, और हमें जायदाद भी काफ़ी मुनासिब दामों पर हासिल हो जाएगी। तजवीज़ तो अच्छी है, पर सवाल ये उठता है कि उस जायदाद को हम दोनों में से कौन खरीदेगा? इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला तुम करोगी। सोच लो, तुम बहुत बड़ी बात कह रहे हो। आज के जमाने में किसी पर इतना यकीन, और वो भी इतने कम वक्त में, क्या ये सही है? वैसे तो हरगिज नहीं, हाँ, लेकिन कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता। तुम पाना क्या चाहते हो? तुम्हारा साथ। क्या? तुम्हारी दोस्ती।
मुझे एक सच्चे दोस्त की तलाश है अपनी जिंदगी में। हाथ मिलाने वाले कई मिलते हैं, लेकिन हाथ मिलाकर दोस्ती निभाने वाला कोई नहीं मिलता। मैं जिंदगी में एक ऐसा दोस्त पाना चाहता हूँ जिसकी दोस्ती पर मैं एतबार कर सकूं, जिसकी दोस्ती पर मैं नाज कर सकूं। पर तुम ये कैसे कर सकते हो कि मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बन सकती हूँ? मोहतरमा, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। तुम्हारी ज़हीन शख्सियत मुझसे पोशीदा कैसे रह सकती है? ये लो लाले की जान, तुम्हारा 10 लाख रुपया। और अब बताओ कि तुम्हारा कारोबार कैसे चल रहा है? बादशाह भाई, आपकी दुआ से कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और 4 नई इमारतों का काम भी शुरू हो गया है। बहुत खूब लाले की जान। तुम्हारी कामयाबी की खबरें हम तक आती रहती है, खुशी भी बहुत होती है। लेकिन एक बात, हमारे मकसद का क्या हुआ? रियाज से मुलाकात हुई तुम्हारी? बादशाह भाई, रियाज से तो मुलाकात नहीं हुई, हाँ, लेकिन उसकी साहिबजादी से मिल चुका हूं। बस यूं समझ लीजिए कि कबूतर फांसने के लिए जाल फैला दिया है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने मकसद में बहुत जल्द कामयाब होऊंगा। लाले की जान, एक बात को अच्छी तरह से समझ लो, बादशाह पठान फिक्र नहीं करता। दरअसल फिक्र लफ्ज ही बादशाह खान के करीब आने से घबराता है। फिक्र तो वो लोग करते हैं जो बादशाह पठान का काम पूरा नहीं करते। खैर, तुमसे हमें उम्मीद है कि तुम अपने काम को बखूबी अंजाम दोगे। बेटी, देखा जाए तो अफजल की तजवीज है तो अच्छी, पर कारोबार का उसूल कहता है कि किसी के साथ हाथ मिलाने से पहले उस इंसान की नीयत को आजमा लेना चाहिए। एक इंसान अच्छा है वो एक बात है, और वो वाकई अच्छा है ये दूसरी बात है। मेरी उससे जो भी मुलाकातें हुई हैं, उनमें वो जिस तहजीब और खुलूस से पेश आया, उससे तो मुझे काबिल एतमाद इंसान लगा। अगर बेटी, एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। वो क्या अब्बू? अफजल ने हमारे सामने ही ये तजवीज क्यों रखी? ये बड़ा अहम सवाल है बेटी। ये उसकी नेक नियति है या फिर कोई साजिश? इसलिए मेरा मशवरा यह है बेटी कि उसके साथ हाथ मिलाने से पहले हमें उसकी नीयत को अच्छी तरह से टटोल लेना चाहिए। उसके लिए मैं अपने हिसाब से और तुम अपने हिसाब से तहकीकात करो। इस बात के पीछे उसका असली मकसद क्या है ये जानने की कोशिश करो। जी अब्बू। एक बार हम उसकी असली मंशा से वाकिफ हो जाएं, फिर उसके बाद फैसला करेंगे। और ऐसे मामलात में जल्दबाजी करना मुनासिब बात नहीं होगी। जी अब्बू। बन्नो, जी भाईजान। अम्मी आ गई हैं, पानी लेकर आओ जल्दी। जी। ध्यान से। भाईजान, अस्पताल के डॉक्टर साहब ने क्या बताया अम्मी की तबीयत के बारे में? अरे क्या बताएंगे, एक के बाद एक जांच करवाएंगे और मरीज को हलकान कर देंगे। और क्या? बन्नो, उन्होंने अम्मी के सर का एक्सरे लिया है। डॉक्टर का कहना है कि इत्तला आने पर ही दर्द का सही पता चल पाएगा। ये अस्पताल वालों का क्या एतबार, छोटी छोटी बीमारी को बड़ी बड़ी बताकर मरीज को डरा देते हैं। अरे मुझे हुआ ही क्या है? हल्का सा तो सिर में दर्द है, जो 2-4 गोलियां लिख देते, मैं खा लेती, ठीक हो जाती। पर नहीं, उन्हें तो अपना पैसा खड़ा करना है, तो करवाओ एक्सरे। पर अम्मी, अस्पताल के डॉक्टर साहब ने कुछ सोच कर ही एक्सरेस करवाए होंगे ना? ये जो उन्हें पैसे दिए हैं ना, उनसे मेरे सर का दर्द और बढ़ गया है। अम्मी, अभी आप आराम कीजिए, लेट जाइए। फरमाइए।
उन्हें फौरन अंदर भेजिए। रीता, जी ये बाकी के चेक हम बाद में साइन। शुक्रिया। खुश आमदीद, खुश आमदीद। वो आए हमारी बज़्म में, इतना तो अमीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। वल्ला, आप तो शायराना मिजाज हुए जा रहे हैं। तो ठीक है, हम भी वैसे ही जवाब देते हैं कि हुजूर ने तो जर्रे को आफताब बना दिया। आइए बेटी। है, ये शेरो शायरी छोड़िए, क्योंकि जो शायर होते हैं ना, वो बहुत जज्बाती होते हैं और आप ठहरे कारोबारी। अब कारोबार में जज्बात का क्या काम? मैं तो बस आप पर असर डालने के लिए शेर सुना रहा था। अब और कितना असर डालोगे? देखो, बिना बुलाए तुमसे मिलने चली आई। सच? नहीं, बस यूं ही मजाक कर रही हूँ। दरअसल मैं यहाँ से गुजर रही थी तो दिल ने कहा कि चलो, अगर तुम दफ्तर में हो तो तुमसे मिलते चले। बस एक मौका लिया। बहुत अच्छा किया। देखिए ना, आपके आने से दफ्तर में चारों तरफ कितनी बहार आ गई। क्या बात है, हर चीज बड़ी नफीस है यहाँ। तुम्हारी सेक्रेटरी से लेकर मेज पर रखी हर शय तक। तुम्हारी पसंद बड़ी लाजवाब है। तारीफ का शुक्रिया। ये पसंदीदगी ही इस बात का एहसास दिलाती है कि तुम कितने आला खानदान से ताल्लुक रखते हो। पसंदीदगी की तारीफ के लिए शुक्रिया। और जहां तक मेरे खानदान का सवाल है तो मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं, मेरा ताल्लुक एक औसत खानदान से है। हालांकि मेरे ख्वाब बड़े ऊंचे थे, जिन्हें पाने के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की है। और आज मैं अपने बूते पर इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि आप जैसी शख्सियत के साथ बैठने का शरफ हासिल हुआ है। ये बात तो और भी काबिले तारीफ है। इस बात से काफी मुतासिर हुई हूं मैं। और सुनाइए, आपके अब्बू कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अब मुझे लगता है अब मुझे रुखसत लेनी चाहिए। वैसे तो लंच का टाइम हो चुका है। मेरी ये गुजारिश है तुमसे कि अगर हम साथ लंच कर लेते हैं तो। लंच करें? अगर आपको एतराज ना हो तो। एतराज? एतराज तो है। क्या? यही कि आप इतनी खुशी की बात इतना हिचकिचाते हुए पूछ रहे हैं। कादिर भाई, काफी दिनों से ये बात नजर में आ रही है कि अफजल खान और उसकी खान तामीरात बाजार में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। जी जनाब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इतने कम वक्त में उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस बात का पता लगाएं कि अफजल खान के पीछे कौन है जो उसके इदारे को पैसे मुहैया करा रहा है। मैं सारी बातों का पता लगाकर आपको फौरन बताता हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी। आपकी दलाली। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। मुझे पता चला है कि बाजार में कुछ लोग इस बात को लेकर बड़े परेशान हैं कि मैंने इतनी जल्दी इतनी बुलंदी कैसे हासिल कर ली। वो लोग इसके पीछे की वजह सूंघते फिर रहे हैं। मैं आपको इस बात की ताकीद करना चाहता था कि मेरे पीछे कौन है इसका इल्म किसी को नहीं होना चाहिए। आपको खास तौर पर एहतियात बरतनी होगी। अफजल मियाँ, आप इस बात से बेफिक्र रहिए पूरी तरह से। मोहम्मद अली अपने होशो हवास में तो क्या, बेहोशी में भी ये बात अपनी जबान से निकालेगा नहीं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। और हाँ, एक और खास काम। खास काम? हाँ, आपको यह पता लगाना है कि रियाद तामीरात में ऐसा कौन सा मुलाजिम है जिसे पैसे की लालच देकर हम अपने साथ कर सकते हैं। ये काम जरा टेढ़ा है, पर फिर भी हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ा ही वक्त लगना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर है।
मैं तकरीबन 10 साल की रही होंगी जब दिल का दौरा पड़ने से मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। अब्बू का कारोबार तब शुरुआती दौर में था। एक तरफ कारोबार की जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ मेरी जिम्मेदारियां। अब्बू दोनों को संभाल नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने कलेजे पे पत्थर रखकर मेरा दाखिला माउंट आबू के गर्ल्स हॉस्टल में करवा दिया। पर वहां जाना मेरे लिए खुशकिस्मती की बात हुई। एक तरफ तो हम उम्र बच्चों के साथ कुछ हद तक मैं अपना गम भूल गई, तो दूसरी तरफ मुझ में अकेले ही मुसीबतों का मुकाबला करने की हिम्मत आ गई। इन हालात की बदौलत बचपन से ही मुझ में दुनियादारी की समझ आ गई थी। फिर माउंट आबू की पढ़ाई के बाद आगे क्या किया तुमने? मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए अब्बू ने मुझे आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। घर और वतन से दूर मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज की कमी रही। मेरे कलमी दोस्त तो बहुत रहे, पर एक भी सच्चा दोस्त नहीं बना। गौर से पढ़िए। इन हिसाबात को देखकर साफ पता चलता है कि खरीदारी करने वाला अब्दुल करीम हमें सालों से बेवकूफ बना रहा है, इदारे को लूट रहा है। इससे साफ पता चलता है कि दिगर इदारों को जो माल कम कीमत पर मिलता है वही माल हमें ज्यादा कीमत पर मिल रहा है। यानी कि अब्दुल करीम महंगा माल खरीदवाकर अपनी जेब भरता रहा। जी जनाब, लगता तो ऐसा ही है। लगता क्या है, सबूत है सामने। ध्यान से देखिए कादिर भाई, जो सीमेंट की बोरी हम 50 रुपए में खरीद रहे हैं, वही सीमेंट की बोरी दूसरों को 45 रुपए में मिल रही है। और ये हर माल की खरीदारी में हो रहा है। हमारे इदारे को पता नहीं कब से ये नुकसान हो रहा है। और सबसे परेशान होने वाली बात यह है कादिर भाई कि आप जैसे तजुर्बेकार शख्स को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ, भनक तक नहीं आई कि हमारे नाक के नीचे हमारा ही मुलाजिम हमें बर्बाद कर रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं जनाब। शुक्र मनाइए उस गुमनाम शख्स का जिसने ये फर्द हिसाबात भेजा है, जिसकी वजह से इस राज से पर्दा उठा है। मैं चाहता हूं कि आप इस मामले की पूरी तफ्तीश करें और जल्द से जल्द इस पूरे सिलसिले में मुझे इत्तला दें। अब आप जा सकते हैं। जी जनाब। डॉक्टर ने क्या कहा भाभी के ऑपरेशन के बारे में? डॉक्टर ने कहा है कि अगले जुम्मे को ऑपरेशन करना होगा, मगर उसके लिए फिर उसके लिए क्या? 50,000 रुपए तैयार रखने होंगे। 50,000? बस इसी कश्मकश में लगा हूं कि किसी भी सूरत हाल में पैसे का इंतजाम तो करना ही है। सुरैया के कुछ जेवर हैं, उन्हें बेच दूंगा और बाकी की रकम पूरी करने के लिए अपने कमरे को गिरवी रख दूंगा। मैं कमरा गिरवी रख दूंगा? मेरे जैसे दोस्त होते के नाते तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर दूंगा। शुक्रिया शांताराम। हमारे यहाँ एक नाजिम खरीदारी था अब्दुल करीम, जिसके बारे में किसी गुमनाम आदमी ने हमें ये इत्तला मुहैया कराई कि अब्दुल इदारे के खरीदे जाने वाले माल को ऊंची कीमत में खरीदकर इदारे को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। इस खबर से खैर इदारे को तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन मेरी उलझन ये है कि जिस आदमी ने हम तक ये खबर पहुंचाई थी उसका इसमें क्या फायदा हुआ? वो आदमी कौन हो सकता है? तुम्हारा हमदर्द?
मेरा मतलब जो तुम्हारे इदारे का नुकसान नहीं देख सकता, कोई ऐसा शख्स जो हमेशा तुम्हारे आसपास रहता, जिसे तुमने कभी गौर से देखा नहीं। कोशिश कर तुम्हारे आसपास ही नजर आ जाएगा। हाँ, उसके लिए तुम्हें अपने आंख और कान खुले रखने होंगे। फिलहाल ये सब देखकर और सोचकर मुझे शक है, नहीं, पूरा यकीन है कि वो बेनाम हमदर्द कोई और नहीं बल्कि तुम। मैं कैसे हो सकता हूँ? ठीक है, तो यही बात एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो। अगर मैं कहूँ कि मैं सच कह रहा हूँ तो? मैंने कहा यही बात एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो। जीनत, मुझे चालबाजी, मक्कारी, धोखेबाजी जैसे कामों से सख्त नफरत है। जब मुझे बाजार में पता चला कि तुम्हारे इदारे की नाजिम खरीदारी इस चालबाजी में शामिल है तो मेरा खून खौल उठा, और तभी से मैंने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे ही सारे सबूत मेरे हाथ लग गए तो बेनामी से तुम तक पहुंचा दिया। तुमने जो कुछ किया उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तुमने वाकई मेरा दिल जीत लिया। लेकिन एक बात बताओ, तुमने बेनामी चिट्ठी क्यों भेजी? अपना नाम क्यों छिपाया? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। मेरा मकसद तुम्हारे इदारे को नुकसान से बचाना था, अपने लिए नाम कमाना नहीं। सुरैया, यहाँ से आगे अब तुम्हें अकेले ही जाना होगा। तुम फिक्र मत करना, डॉक्टर का कहना है कि वो तुम्हें जल्दी ही फारिग कर देंगे। हाँ? जी, आप परेशान मत होइए, मैं बस थोड़ी ही देर में वापस आती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हुँ? अबू जान, अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? जरूर ठीक हो जाएगी। तुम दोनों हौसला रखो। जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं ना, उनके हाथों में बहुत बड़ी शिफा है। अब्बू, अब्बू मुझे बहुत डर लग रहा है। डरते नहीं है, तो मेरी शेर बच्ची है। हाँ? अपने आंसू पोंछ डालो और अल्लाह ताला से दुआ करो कि तुम्हारी अम्मी का ऑपरेशन कामयाब रहे। कैसे हाल है जनाब के? हाय, उनके देखे से जो आ जाती है रुख पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। अब जरा शायरी छोड़कर कुछ काम की बातें हो जाए। हाँ बिल्कुल, बताओ ना मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें पता है ना, वो नवाबगंज वाली हवेली की नीलामी की तारीख तय हो गई है। हाँ जानता हूँ, उस हवेली पर तो काफी लोग गिद्ध की तरह नजरें गाड़े हुए। काफी कीमती हवेली है वो। मैं जानती हूँ, इसीलिए वो हवेली किसी और के हाथ में नहीं जानी चाहिए। वो हवेली मुझे चाहिए, हर हालत में। अच्छा, कोई खास वजह है जो तुम उस हवेली को खरीदने के लिए इतनी बेताब हो रही हो? दरअसल उस हवेली से मेरे अब्बू की बहुत सी यादें वाबस्ता है। वो काफी वक्त तक उस हवेली में किराएदार की हैसियत से रहे थे। बाद में उन्होंने उसे खरीदने की कोशिश भी की थी, पर तब मालिक ने इनकार कर दिया था। अब जब हवेली नीलामी में आई है, तो अपने अब्बू की खातिर मुझे वो हवेली चाहिए। वो हवेली मेरी तरफ से मेरे अब्बू को सालगिरह की सौगात होगी। समझ लो कि वो हवेली तुम्हारी होगी। हाँ, लेकिन एक बार अपने अब्बू से मशवरा कर लेना कि उन्होंने उस हवेली की क्या कीमत लगा रखी। बाकी काम तो मुझ पर छोड़ देना।
मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अफसर। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? हाय, शुक्रिया कहकर घायल कर दिया तुमने। दोस्ती में शुक्रिया नहीं होता। कैसी तबीयत है अब खाला जान की? अभी ऑपरेशन चल रहा है, अल्लाह ही जाने क्या होगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें खालू जान, अल्लाह सब ठीक करेगा। और फिर अल्लाह को भी तो पता है ना कि कितनी नेक दिल है हमारी खाला जान। शब्बू बैठ तो सही। अरे तुम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है ना? चलो पहले नाश्ता कर लो। ये शब्बो, ये सब करने की जहमत क्यों उठाई तूने? भाईजान, इसको जहमत नहीं कहते हैं, इसे फर्ज निभाना कहते हैं। और खालू जान, आप भी चलिए नाश्ता कर लीजिए। इन दोनों को करवा दो, मुझे तो भूख नहीं है। देखिए अब ये सब नहीं चलेगा, आपको नाश्ता करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब क्या खबर है? ऑपरेशन कामयाब रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, अम्मी की हालत में अब सुधार तो है ना? फिलहाल वो बेहोश है, होश में आने में भी वक्त लगेगा। ऑपरेशन कामयाब हो गया शम्भू। अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल की, उसने अम्मी की जान बख्श दी। अब्बू, अब्बू मुझे कुछ अम्मी की पुतलियों में हरकत सी मालूम होती है। हाँ। सुरैया, मैं कहाँ हूँ? अम्मी, आप शिफा खाने में हैं। शिफा खाने में? मुझे तो जांच के बाद घर में होना चाहिए था। दरअसल बात यह है कि जब डॉक्टर तुम्हारी जांच कर रहे थे ना, तो उन्हें तुम्हारे दिमाग में जरा खराबी लगी, तो उन्होंने सोचा लगे हाथ ये भी ठीक कर दें। दिमाग में खराबी? कैसी खराबी? अम्मी, अभी आप खुदा के लिए चुप रहिए। अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है। आलम ठीक कह रहा है बन्नों की मां। इस वक्त तुम्हारी जगह बोलने की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। वरना शादी के बाद तो कभी बोलने का मौका नसीब ही नहीं हुआ। तुम हमेशा बोलती रही और मैं तुम्हें सुनता रहा। ना 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 ना, अब तुम बिल्कुल नहीं बोलोगी। वो क्या है ना, तुम्हारी बातें मैं इनको बता देता हूं कि तुम क्या कहना चाहती हो। यही कहना चाहती हो ना? ए जी, इन सब के सामने कैसी बातें कर रहे हो जी? हाजरीन, आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। आज आप सब लोग नवाबगंज की इस आलीशान हवेली की बोली लगाने के लिए हाजिर हुए हैं, जो अपने आप में एक नायाब इमारत है। बड़े ही मौके की हवेली,
एक दिलकश मकाम। तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो बोली को आगे बढ़ाएं। इजाजत है, इजाजत है। तो साहिबान, इस हवेली की जो शुरुआती बोली मुकर्रर की गई है वो है 31 लाख। अब आप इससे आगे बोली शुरू करें। 32 लाख, 33 लाख, 34 लाख, 34 लाख, 35 लाख, 36 लाख, 37 लाख, 38 लाख, 38 लाख, 40 लाख, 41 लाख, 42 लाख, 42 लाख, 43 लाख, 45 लाख। 48 लाख, 50 लाख, 55 लाख। इतनी खामोशी क्यों? कहीं ये किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी तो नहीं है? 55 लाख, 55 लाख 1, 55 लाख 2, 60 लाख, 65 लाख, 70 लाख, 70 लाख। जनाब और आगे बढ़िए। 75 लाख, 80 लाख, 81 लाख, 85 लाख, शाबाश, ये हो रहा है तूफानी मुकाबला। शायद इस नीलामी को इसी हलचल का इंतजार था। 86 लाख, 90 लाख, 91 लाख, 95 लाख, 96 लाख, 1 करोड़, तो इस वक्त की बोली है 1 करोड़। 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3। तो साहिबान, अब ये हवेली इन मोहतरमा की मिल्कियत हुई। नहीं नहीं नहीं, बस। नहीं अम्मी, एक तो और लेनी। नहीं नहीं नहीं, वापस मेरे से नहीं खाई जाएगी, तू वापस ले जा। अम्मी, पन्नो अगर एक बार रोटियां बनाकर ले आती है ना, तो फिर वो उसे वापस नहीं ले जाती, वो उसे खिला ही कर वापस जाती है। चलिए चलिए, अब चुपचाप आप इसे खा लीजिए। हाँ ये तेरी अच्छी जिद है। हाँ, जिद है। बोलिए, क्या कर लेंगी? आप कितनी कमजोर है, अगर आप खाएंगी पिएंगी नहीं तो आपकी कमजोरी कैसे दूर होगी? अरे मैं कमजोर कहाँ हूँ, भली चंगी हूँ। ये तो तूने, तो तेरे अब्बू ने बिस्तर पर लिटा लिटा कर मुझे मरीज बना दिया है। मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। बल्कि मैं तो ये सोचती हूँ कल से सारे घर का कामकाज मैं खुद करूंगी। नहीं अम्मी, इतनी क्या जल्दी है आपको? हाँ, सारे काम मैं संभाल तो रही हूँ ना, आप कुछ दिन अभी और आराम कीजिए, ठीक है? और अब क्यों तकलीफ करेंगी? इसमें दो बातें, एक तेरे और तेरे अब्बू ने मुझे बिस्तर पर लिटाकर मुझे मरीज होने का एहसास करवा दिया है, और दूसरा जुम्मे रात के बाद तेरा इम्तिहान शुरू होने वाला है। अरे मेरी बीमारी की वजह से आगे तुम्हारी पढ़ाई का बहुत ही खर्चा हो गया है, अब नहीं हो। लेकिन अम्मी, लेकिन कुछ नहीं, कल से घर का सारा कामकाज मैं खुद करूंगी और तू सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेगी। ठीक है अम्मी, जैसा आप मुनासिब समझे। मेरी लाडो, मेरी बच्ची। क्या हसीन नजारा है। हाँ? माँ बेटी का लाड प्यार, क्या बात है। तुझे क्यों जलन हो रही है? 1 मिनट अम्मी। भाईजान, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपके सिविल सर्विसेज के इम्तिहान का पर्चा कैसा हुआ? एकदम अव्वल नंबर। और मुझे इस बार पूरा यकीन है कि इस इम्तिहान का नतीजा बहुत बेहतरीन आएगा। आमीन। आमीन। बन्नो, ये तो अम्मी और अब्बू की अल्लाह ताला से की गई दुआओं का नतीजा है। वाह भाईजान वाह, आपने अब्बू और अम्मी के नाम का तो जिक्र किया, पर आप एक नाम का जिक्र करना भूल गए। कौन? और किसका? अपनी बहन का। बन्नो, तेरी दुआओं के लिए मैं क्या कहूं? तेरा तो शुक्रिया अदा करने का हौसला भी मुझ में नहीं है, और वैसे भी तेरा शुक्रिया अदा करके मैं तेरे प्यार को छोटा नहीं करना चाहता। मेरी तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि तू हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। भाईजान,
जिंदगी जिंदगी का फलसफा खुशियां रहे या रहे गम की सजा क्यों बेचैन है हर कोई पल पल हर पल खुशियों की एक वजह